नमस्कार। तो क्या दुनिया की शक्ति का केंद्र सच में बदल रहा है? ये पश्चिम के दबदबे की बातें, क्या वो कम हो रहा है? आजकल एक समूह की चर्चा बहुत है, ब्रिक्स। हाँ बिल्कुल, ब्रिक्स। आज हमारे पास जो कुछ जानकारी, जो दस्तावेज हैं, हम उन्हीं को खंगालेंगे और समझेंगे कि भाई ये ब्रिक्स आखिर है क्या और क्यों इतनी चर्चा में है। जी, ये दस्तावेज असल में ब्रिक्स पर ही फोकस करते हैं, मतलब ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो देखते हैं इन स्रोतों के आधार पर कि ये समूह क्या है, क्यों बना और दुनिया में इसका क्या असर दिख रहा है। हाँ, ये जानकारी इशारा तो करती है कि ये कैसे उभरा, इसकी पहचान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला सवाल, ये ब्रिक्स है क्या चीज? देखिए, ब्रिक्स BRICS जैसा इसके नाम में ही है, 5 मुख्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अच्छा। इसका कॉन्सेप्ट तो खैर 2000 के शुरू में आया था, पर एक फॉर्मल ग्रुप के तौर पर ये 2009 में सामने आया। और दुनिया के हिसाब से इसका साइज कितना बड़ा है? मतलब कुछ आंकड़े हैं क्या? हाँ, आंकड़े तो काफी दमदार है। ये सारे देश मिलकर दुनिया की आबादी का करीब 40% हिस्सा हैं। 40%? बहुत ज्यादा। जी, और अगर ग्लोबल GDP की बात करें, यानी दुनिया की कुल कमाई, तो उसमें इनका हिस्सा लगभग 30% बनता है और जमीन भी करीब 25% दुनिया की इनके पास है। अच्छा। और इन स्रोतों के हिसाब से इनका एक मकसद ये भी लगता है कि जो मौजूदा पश्चिमी ताकतें हैं, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उनको एक तरह से चुनौती दी जाए। अच्छा, ये दिलचस्प है कि मौजूदा सिस्टम को चैलेंज करने की बात है। तो ये समूह आखिर बना क्यों? इसके पीछे क्या सोच थी? सोच ये थी असल में कि जो विकासशील देश है, उनको दुनिया के मंच पर एक मजबूत आवाज मिले, एकजुट होकर। लक्ष्य काफी साफ है इनके। एक तो ये कि दुनिया में शक्ति किसी एक या दो जगह सिमट कर ना रहे, मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड बने। सही। और दुनिया के बड़े फैसलों में इनकी भी सुनी जाए, इनकी भागीदारी बढ़े, आपस में व्यापार और निवेश भी बढ़े और विकास के लिए पैसों का इंतजाम करने के नए रास्ते बने। नए रास्ते, जैसे आपने कहा ये NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। हाँ, इसका जिक्र है इन पेपर्स में? हाँ बिल्कुल। न्यू डेवलपमेंट बैंक या NDB इसी का एक बड़ा उदाहरण है। इसे अक्सर IMF और वर्ल्ड बैंक के एक, कह सकते हैं, एक विकल्प की तरह देखा जाता है। विकल्प किस तरह का? मतलब NDB अक्सर उन प्रोजेक्ट्स पर फोकस करता है, जैसे बुनियादी ढांचा हो गया या सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले काम, जिन्हें शायद पुराने पश्चिमी बैंक उतनी तवज्जो न दें। तो संक्षेप में कहें तो ब्रिक्स का आइडिया शक्ति संतुलन, निष्पक्षता और हाँ, सदस्य देशों की अपनी आज़ादी, उनकी संप्रभुता का सम्मान करना है। तो ये जो लक्ष्य हैं, इनको पूरा करने में हर देश का अपना क्या रोल है? सबकी अपनी अपनी खासियत होगी? बिल्कुल, हर देश अपनी एक खास ताकत लाता है इसमें। जैसे ब्राजील है, उसके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत है, खेती में मजबूत है। रूस की अपनी मिलिट्री पावर है और एनर्जी एक्सपोर्ट्स में उसका बड़ा रोल है। भारत एक तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी है, फार्मा है और यहाँ की बड़ी युवा आबादी भी एक फैक्टर है। और चीन और दक्षिण अफ्रीका, इनके बारे में क्या बताते हैं ये स्रोत? चीन तो खैर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उसका आर्थिक वजन तो समूह में है ही। और दक्षिण अफ्रीका, उसकी लोकेशन और अफ्रीका महाद्वीप में उसका जो प्रभाव है, उसके चलते वो अक्सर अफ्रीका की आवाज माना जाता है। अच्छा। एक जरूरी बात जो ये स्रोत बताते हैं वो ये कि ये ग्रुप आम सहमति से काम करता है। मतलब बड़े फैसले तभी होते हैं जब सब राजी हों। आम सहमति, इससे एकता तो रहती होगी, पर फैसले लेने में देर भी लगती होगी शायद। हाँ, ये दोनों बातें हैं। एकता बनी रहती है, पर कभी-कभी प्रोसेस थोड़ा धीमा हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अक्सर ब्रिक्स को पश्चिम के मुकाबले में देखा जाता है, एक बैलेंसिंग पावर की तरह। क्या ये स्रोत भी ऐसे ही मानते हैं? हाँ, कई विश्लेषण इसे पश्चिमी, खासकर अमेरिकी दबदबे के काउंटर के तौर पर देखते हैं। अच्छा, कैसे? इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे ये देश कोशिश कर रहे हैं कि आपस में व्यापार के लिए डॉलर पर निर्भरता कम हो, अपनी लोकल करेंसी का इस्तेमाल बढ़े। हाँ, ये सुना है। हालांकि ये करना आसान नहीं है। अलग अलग करेंसी सिस्टम को जोड़ना एक चुनौती है, जैसा स्रोत भी बताते हैं। NDB की स्थापना भी इसी दिशा में एक कदम है। फिर क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल हेल्थ हो, व्यापार के नियम हो, इन पर ये देश विकासशील दुनिया का नजरिया रखते हैं,
जो कई बार पश्चिमी देशों की सोच से अलग होता है। तो क्या ये एक तरह का आर्थिक या राजनीतिक मोर्चा है पश्चिम के खिलाफ? मोर्चा कह सकते हैं, पर आर्थिक और राजनीतिक ज्यादा। ये साफ करना जरूरी है कि स्रोत इसे कोई मिलिट्री गठबंधन नहीं बताते जैसे नेटो है, ये वैसा नहीं है। समझ गया। और अब तो इसका विस्तार भी हो गया है। ब्रिक्स प्लस सुनने में आ रहा है। 2023-24 में नए देश जुड़े हैं। बिल्कुल, हाल ही में इसमें काफी बड़ा विस्तार हुआ है। ईरान, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथियोपिया जैसे देश अब इसका हिस्सा बन गए हैं। और इसी नए बढ़े हुए ग्रुप को अब लोग ब्रिक्स प्लस कहने लगे हैं। बाप रे, काफी बड़े नाम है ये तो इस विस्तार का क्या मतलब हो सकता है? क्या ग्रुप का फोकस बदलेगा इससे? असर तो यकीनन पड़ेगा। दुनिया पर इसका प्रभाव बढ़ सकता है। नए सदस्य आने से ब्रिक्स प्लस का कंट्रोल एनर्जी पर, खासकर तेल पर और दुनिया की एक बड़े हिस्से पर, साथ ही जरूरी व्यापार मार्गों पर काफी बढ़ गया है। लेकिन जैसा कुछ स्रोत इशारा कर रहे हैं, एक सवाल ये भी है कि इतने अलग-अलग राजनीतिक सोच और आर्थिक हितों वाले देश, क्या ये हमेशा एक कॉमन एजेंडा पर असरदार तरीके से साथ काम कर पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर इन दस्तावेजों से ये तो साफ है कि ब्रिक्स सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म नहीं है। ये दुनिया में जो बदलाव आ रहे हैं उसका एक अहम संकेत है। दिखाता है कि पावर अब सिर्फ पश्चिम तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल सही कहा। हमने देखा कि ये समूह कैसे बना, इसके मुख्य लक्ष्य क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड, एनडीबी जैसे नए संस्थान, फिर सदस्य देशों के अपने अपने रोल और ताकतें, और कैसे ये पश्चिम के दबदबे वाले सिस्टम के सामने एक अलग रास्ता पेश कर रहा है। और ये जो ब्रिक्स प्लस विस्तार हुआ है हाल में, ये इसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ते कद को और पुख्ता करता है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे दुनिया की कहानी में एक नया चैप्टर जुड़ रहा। और यहीं पर एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है कि जैसे जैसे ये ब्रिक्स प्लस बड़ा हो रहा है और इसमें विविधता बढ़ती जा रही है, क्या ये समूह अपने अंदरूनी मतभेदों को संभालते हुए सच में एक ताकतवर और एकजुट वैश्विक शक्ति बन पाएगा? ये भविष्य की ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। इस गहरी बातचीत के लिए धन्यवाद।